चलिए अब प्रोसीजर की बात करते हैं ट्रांसलेशन का, एकदम कूल रिलैक्स में आप समझना। सबसे पहला इनिशियल पॉइंट हो गया है चार्जिंग ऑफ tRNA मॉलिक्यूल। ये हम नंबर 1 पॉइंट डाल देते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA मॉलिक्यूल। अब बात है चार्ज का मतलब क्या है, ये कोई मोबाइल के चार्जर की तरह नहीं है चार्ज करना। यहाँ पर चार्जिंग का मतलब हो गया कि जब tRNA मॉलिक्यूल है, वो जो tRNA मॉलिक्यूल किसी अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डेड हो जाएगा तो हम उसको कहते हैं चार्ज हो गया। किससे? अमाइनो एसिड से चार्ज हो गया। अब ये चार्जिंग किस तरीके से होती है, इसको हम कहते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA भी बोलते हैं। इसी स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, एमिनो एसाइलेशन, एमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसी स्टेप को हम इसको चार्जिंग ऑफ द tRNA मॉलिक्यूल कह सकते हैं और एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA मॉलिक्यूल भी कहते हैं। चलिए अब इस डायग्राम को बनाने के लिए हम छोटे छोटे सिंबॉलिक फॉर्म में बनाते हैं ताकि थोड़ा इजी रहेगा आपके समझने के लिए। सबसे पहला हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है एक अमाइनो एसिड है, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। यहाँ पर चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जब कभी भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है, मेथियोनिन। मेथियोनिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये कौन सा है, मेथियोनिन है। तो यहाँ तो अभी मैं कॉमन लिख देता हूँ क्योंकि यही सारे स्टेप वापस रिपीटेशन होने रहेंगे। ये है एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये करेगा एटीपी के साथ, जिसको हम जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बना दिया इसको ए, और इसके साथ में मैंने जोड़ दिया सिंबॉलिक रूप से 3 पी जोड़ दिए हैं, पी पी और पी। तो इसको हम ये क्या कह सकते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ जब एमाइन रिएक्शन करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट इसके हट जाएंगे, पीछे रहेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको कहते हैं एएमपी। वो एमाइनो एसिड के साथ में जुड़ जाएगा और ये सारा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगा। क्या काम हुआ है, काम क्या हुआ पहले उसको समझते हैं। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस एमाइनो एसिड, सिंगल एमाइनो एसिड बॉन्डेड with the AMP molecule adenosine monophosphate and 2 phosphate molecules are liberated। ये जो 2 फॉस्फेट थे वो रिलीज हो गए हैं, ठीक है ना, ये रिलीज हो गए हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एमाइनो एसाइल। और उसके साथ में एक एंजाइम की बात कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, एमाइनो एसाइल, इसको बोलते हैं tRNA सिंथेटेज, सिंथेसिस करने वाला एंजाइम है। और इस एंजाइम को डिनोट करने के लिए हम मान लेते हैं ये E बना दिया, E4 है एंजाइम। और ये सारा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, मैग्नीशियम +2 को फैक्टर के रूप में काम करेगा। तो ये भी यहाँ पर इसके साथ एंजाइम भी ये जुड़ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये है अमाइनो एसिड है, ये एएमपी है और ये एंजाइम है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट में कहूँ तो ये हो गया अमाइनो एसिड है, इसका किसके साथ कॉम्प्लेक्स है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और प्लस ये एंजाइम, ये आपस में मिल गए और मिल करके एक क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया है। पहले स्टेप के अंदर ये काम होने वाला है। बिल्कुल डायग्राम में सीधा सा समझ में आ जाएगा क्या काम हो रहा है। 1 अमीनो एसिड रिएक्टेड विद द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम एंड बाय यूजिंग ए कोफैक्टर मैग्नीशियम +2। तो एटीपी में से 2 फॉस्फेट बाहर निकल गए, बाकी चीज़ें जुड़ गई, अमीनो एसिड, एएमपी और ये एंजाइम जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये किससे रिएक्शन करेगा, tRNA के साथ। कैसे करेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। अभी हमने क्या बनाया था, ये बनाया था हमने एक एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड के पास में क्या बना हुआ है, एडिनोसिन, एएमपी आ गया, ये हो गया एएमपी, ए और पी।
और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये एंजाइम, और हमने इसका नाम रख दिया था एमाइनो एसिड AMP, और एंजाइम ये कॉम्प्लेक्स बना लिया था। दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद द tRNA मॉलिक्यूल। हमने पहले से ही कहा था कि tRNA को शॉर्ट में जब भी बनाएंगे अपने ऐसा बनाएंगे उल्टे L की तरह, उल्टा L है, इस तरीके से बनाएंगे tRNA को। जब इसको tRNA के साथ में हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, tRNA एमिनो एसिड से जुड़ जाएगा। कैसे? चार्ज हो गया, ये था tRNA के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ गया है, एमाइनो एसिड जुड़ गया है, और यहाँ पे फ्री क्या हो गए, फ्री हो गए आपके पास में जो पड़ा हुआ था A और P यानी AMP, इसका नाम हमने रखा था AMP, और फ्री क्या हो गया है एंजाइम E, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं परंतु रिएक्शन के बाद वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो tRNA है वो क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया है। यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज्ड tRNA मॉलिक्यूल, ये है चार्ज्ड tRNA मॉलिक्यूल बन गया। चार्जिंग जैसे हो जाएगी उसके बाद में क्या प्रारंभ हो जाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर मैं पहले स्टेप में आ जाता हूँ। स्टेप का नाम लिख देते हैं इनिशिएशन। ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना इनिशिएशन कहलाता है। इनिशिएशन ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो इनिशिएट कैसे होता है, प्रारंभ कैसे होता है, mRNA tRNA कैसे असेंबली। ये है एक mRNA मॉलिक्यूल, बड़ा ध्यान से देखेंगे। mRNA पर ये क्या है, 5 एंड और 3rd एंड होते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। आपको बताया था कि फर्स्ट एमाइनो एसिड जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, AUG। ये तो कन्फर्म है AUG होगा। इसके आगे कुछ भी हो सकता है जो कि mRNA इंफॉर्मेशन लेकर आए। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि इसके आगे की और एक जेनेटिक कोड आ रखा है, मान लेते हैं CCC, और मान लेता हूँ इसके आगे एक और कोड आ रखा है GG और G। तो ये जो mRNA मॉलिक्यूल है, ये वाला जो mRNA है, इसके 5 एंड के पास में कौन आके जुड़ जाएगा, वो जुड़ेगा आपके कौन सा, राइबोसोम। मैंने कहा राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट होती है। तो जो स्मॉल सब यूनिट है वो आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगी इस तरीके से। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कनेक्टेड एट द कहाँ पे, इनिशिएशन कोडन, स्टार्ट कोडन के पर इस तरीके से जुड़ जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है ना। बाइंडिंग होने के बाद में क्या होगा, ये जो चार्ज्ड है, क्योंकि AUG किसका, मैथ्योनिन का है, तो ये tRNA जो चार्ज्ड tRNA वो आकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा इस तरीके से। ये आ गया चार्ज्ड कौन है, tRNA आकर के जुड़ गया। तो यहाँ पर अभी तक में क्या हुआ है वो देख लेते हैं। राइबोसोम में 2 साइट होती है, P साइट और A साइट। अगर मैं इसको इस तरीके से एरो बना दूं, 2 बीच में से पार्ट कर दें, इधर का जो साइट होती है उसको बोलते हैं हम A साइट बोलते हैं, और इस साइड की जो है राइबोसोम की साइट उसको क्या बोलते हैं, P साइट। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं tRNA एंट्री कहाँ करता है, A साइट में या P साइट में, तमगे P साइट में एंट्री करता है, A साइट में एंट्री नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ऐसा क्या कारण है, जगह खाली पड़ी है, खाली सीट पर बैठ जाता है tRNA। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर होता है IF1, वो इसको यहाँ जुड़ने से रोक देता है। इनिशिएशन फैक्टर IF1 वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से tRNA यही एंट्री कर लेता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ आपके लिए, कन्फ्यूज़न ना हो आपको इसके लिए। यहाँ पर मैंने कहा एक फैक्टर है IF1, ये IF1 फैक्टर क्या करेगा, ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा या प्रिवेंट, हम ये कहते हैं प्रिवेंट, क्या, प्रिवेंट ऑफ tRNA, प्रिवेंट एंट्री ऑफ tRNA कहाँ पर, इनटू A साइट में एंट्री को रोक देता है। IF का मतलब इनिशिएशन फैक्टर है, प्रारंभ केंद्रक।
ये क्या करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ टीआरएनए इनटू ए साइट, जिसकी वजह से ये जो चार्ज्ड टीआरएनए है, ये वाला जो टीआरएनए है, टीआरएनए मैं यहाँ पर लिखूँ, चार्ज्ड लिखना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। ये एंट्री कहाँ करता है, पी साइट में एंट्री करता है, ए पे नहीं करता है क्योंकि IF फर्स्ट फैक्टर है, वो उसको रोक देता है। उसके बाद में क्या होगा, ठीक है ना, ये जो इसको हेल्प कौन करेगा जुड़ने में, ए साइट में रोकने का काम तो करता है IF फर्स्ट, और IF सेकंड जो होता है वो इसको बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर फैक्टर काम आने वाला है वो क्या है, IF सेकंड। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा किस में, हेल्प इन किस चीज़ में, बाइंडिंग में। कहाँ पे, बाइंडिंग एट पी साइट, पी साइट में बाइंडिंग में हेल्प करता है। IF सेकंड फैक्टर बाइंडिंग में हेल्प करता है, पी साइट में बाइंडिंग में हेल्प करता है। IF फैक्टर फर्स्ट है, ए साइट में बाइंडिंग को रोकता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। और एक लास्ट और फैक्टर होता है IF थर्ड। यहाँ पे ये IF थर्ड क्या करता है, ये राइबोसोम को जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम किसके साथ में, mRNA। ये 3 तरह के फैक्टर हैं, इनके काम हमने आपको बता दिए हैं। तो इनिशिएशन जब होगा तो प्रारंभिक अवस्था में ये काम होगा। उसके बाद में क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं हो गई, अब राइबोसोम की जो बड़ी यूनिट है वो आकर के इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो मैं अगला डायग्राम बना लेता हूँ, वरना आपको लगेगा एक साथ जुड़ गया है। अगेन इसको मैं फटाफट में एक बार रिवाइज करते हुए मैं आपको करवा देता हूँ और नेक्स्ट डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया राइबोसोम mRNA का, ये है mRNA का 5 एंड और 3rd एंड। फिर मैंने यहाँ क्या बताया आपको, ये होता है AUG कोड। AUG कोड के आगे क्या है, CC कोड है। CC कोड के बाद में यहाँ पर क्या है, हमने ये मान लिया ये तो कि ये GUG कोड है। फिर मैंने कहा द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कनेक्टेड विद द स्टार्ट कोडॉन। देन मैंने आपको कहा यहाँ पे चार्ज एमिनो एसिड टीआरएनए इज अटैच्ड एट द पी साइट, ये हमने बता दिया। अब क्या होने वाला है अगले स्टेप के अंदर, बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है वो भी यहाँ करे जुड़ जाएगी। ये हो गया सेकेंड स्टेप। और अगेन यहाँ पर मैं इसको पार्ट कर देता हूँ 2 पार्ट के रूप में। यहाँ पर मैंने कहा ये राइबोसोम की कौन सी है, इधर वाली ए साइट होती है और इधर वाली साइट है उसको कहते हैं पी साइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ करके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें उसको भूलना नहीं है। तो बाइंडिंग हो गया सब यूनिट ऑफ, और जैसे ही ये लार्ज सब यूनिट जुड़ जाएगी ना, फिर ये जो तीनों फैक्टर है, ये तीनों फैक्टर है फ्री हो जाएंगे। अब इसका काम ही नहीं है, क्योंकि फैक्टर का नाम क्या है, इनिशिएशन फैक्टर। अब इनिशिएशन की असेंबली तैयारी हो गई, तब इनकी ज़रूरत नहीं है। लार्ज सब यूनिट के जुड़ते ही ये तीनों फैक्टर रिलीज हो जाते हैं। अपने सब डायग्राम में लिखेंगे, कहीं परेशान नहीं होना आपको, ठीक है ना। ऑल 3 फैक्टर्स कौन कौन से बताए थे अभी आपको, मैंने बताया था IF फर्स्ट है, सेकंड है और 3rd क्या हो जाएंगे, रिलीज्ड। ये रिलीज्ड कर दिए जाएंगे कब, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट, ठीक है। ये इस तरीके से जुड़ने के बाद में फ्री हो जाएगा, और कोई है ही नहीं। बहुत सिंपल सा काम है, इसको आप ढंग से समझेंगे, बहुत सिंपल काम है, ट्रांसलेशन का काम है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अगेन देख लें आप, mRNA आ गया 5 एंड AUG, फिर क्या हुआ, स्मॉल सब यूनिट जुड़ गई, चार्ज टीआरएनए आकर जुड़ गया और लार्ज सब यूनिट जुड़ गई है। ये इनके फैक्टर का काम हो गया। स्टार्ट होती फैक्टर ने फैक्टर रिलीज हो गए। अब अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएंगे। इनिशिएशन के बाद नया स्टेप आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन को अभी देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। इलोंगेशन स्टेप है, इलोंगेशन स्टेप। अब हर डायग्राम में क्या होगा, जैसे जैसे हम ड्रॉ करेंगे बाकी सब चीज़ों का रिपीटेशन होगा, तो आप साथ साथ में उसको रिवाइज भी कर लेंगे और डायग्राम भी आपका बनता रहेगा कैसे करना है टेक्निकली।
हमने क्या कहा था, अभी तक के डायग्राम में क्या बनाया था, यहाँ पे हमने कहा कि जो mRNA है इसका थर्ड एंड है, यहाँ पर था 5 एंड, और उसके बाद में हमने आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा है, इनिशिएशन कोडोन है AUG, और AUG के बाद में यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे AUG तो कन्फर्म है, यहाँ मान लेते हैं कि CCC ऐसा कोड है, इधर मान लेते हैं कि GUG कोड है। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में ये हुआ था कि यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, वो जुड़ गई इस तरीके से। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में ये हुआ कि tRNA मॉलिक्यूल है, एक अमीनो एसिड को जो कि मैथियोनिन है या एन फॉर्मिल मैथियोनिन है, वो यहाँ आकर के जुड़ जाता है, tRNA चार्ज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएगा। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था यहाँ पे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम क्या कर लेगी, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगी। ये सारा काम कहाँ पर हुआ है, ये सारा का सारा काम हुआ है पी साइट पे, है ना। ये मैंने बताया आपको कि इस राइबोसोम के अंदर 2 साइट है, ये वाली जो साइट है इसका नाम था ए साइट, और इधर वाली जो साइट है उसका नाम था पी साइट। यहाँ अपने बात कर चुके हैं। इतना होने के बाद में 2 ही स्टेप ऐसे जो बार बार रिवीजन होगा, इलोंगेशन हो जाएगा। अगेन ये CCC, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रोलीन का, जरूरी नहीं आप प्रोलीन हो, यहाँ तो AUG कन्फर्म है क्योंकि इनिशिएशन कोडोन है। यहाँ पर जैसा कोड होगा इसी के अनुरूप tRNA एक नए अमीनो एसिड को लेकर आएगा, ठीक है ना, ला करके नया सेकंड अमीनो एसिड को वो यहाँ पर जोड़ देगा। यहाँ पे मान लेते हैं, मान क्या लेने, GCC है तो ये प्रोलीन ही होगा। यहाँ पर एक और अमीनो एसिड को जोड़ दिया, इसको अपने डिनोट करने के लिए मैं ये लिख दूँ कि ये क्या है, AA2, यानी कि अमीनो एसिड सेकंड है। ये वाला क्या है, इसको आप, ताकि आप थोड़ा सा बताऊंगा, एक जगह क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव। ये है अमीनो एसिड 1, ये अमीनो एसिड 2, सेकंड अमीनो एसिड कहाँ एंट्री कर रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट अमीनो एसिड एंट्री इनटू द पी साइड में एंट्री की थी। सेकंड अमीनो एसिड एंट्री कहाँ कर रहा है, ए साइड में एंट्री कर रहा है, यहाँ पे एंट्री कर रहा है। और जुड़ा कैसे है, tRNA के ऊपर क्या थे, tRNA पर थे एंटीकोडॉन, और mRNA पर क्या थे, कोडॉन। ये कोडॉन और एंटीकोडॉन आपस में मिलके यहाँ पर जुड़ गया। जैसे ये बन गया, एक बन गई कंप्लीट असेंबली बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है उसको आप देखिएगा। यहीं पर देखो, बहुत इजी काम है। अगले स्टेप में ये वाला जो अमीनो एसिड है ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, इस अमीनो एसिड के साथ में यहाँ पे ये इस तरीके से हमने डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, इसका ट्रांसफ़र होगा। ये जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड जो कि राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के पास पी साइट में है, यहाँ से हटेगा, हट करके कहाँ चला जाएगा, ए साइट में, जो AA2 सेकेंड अमीनो एसिड है उसके साथ जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनाएगा अभी डायग्राम देखेंगे, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो भी अगले डायग्राम में आप देखेंगे। तो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पर बार बार डायग्राम से वो ड्रॉ करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा। सारा काम डायग्रामेटिकल है, एग्जाम में मार्क्स भी उसी डायग्राम के आधार पे आएंगे। अगला फिर वापस वही रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए डायग्राम बनाना है तो आपको, है ना, जितना ज़्यादा बार बार काम करेंगे उतना ही काम बढ़िया होगा। यहाँ पर हो गया था AUG, अगेन यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ पर आ गया GUG। देन I have said the small subunit of ribosome is bonded over the initiation codon. Then I have told you that the first amino acid enter into the P site of ribosome, and this tRNA brought first amino acid, that is methionine or the N-formyl methionine, and then I have told you that large subunit of ribosome is attached इन दिस मैनर, इस तरीके से यहाँ पर ये जुड़ जाता है। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया, द सेकेंड अमीनो एसिड सेकेंड चार्ज tRNA एंटर्स इनटू द ए साइड में एंट्री कर लेता है। ये मैंने आपको यहाँ तक बताया था, और साथ में ये बताया ये अमीनो एसिड कौन सा था, AA2। अब ये साइड कौन सी है, अगेन बार बार कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली साइड है ए साइड है, और इधर वाली साइड कौन सी है, पी साइट है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था,
इसको मैं डस्टर से साथ में रब भी कर देता हूँ समझाने के लिए। ये ऐसा था काम। फिर मैंने कहा ये वाला अमीनो एसिड उठ कर कहाँ आ गया, ये अमीनो एसिड उठ करके आ गया इसके पास, यानी कि पी साइड से ए साइड में, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर ये यहाँ से हट गया है, इसका हो गया ट्रांसफ़र। और ये अमीनो एसिड कहाँ जुड़ गया है, इस वाले सेकंड अमीनो एसिड के साथ ऐसे जुड़ गया, ये हो गया, खाली हो गया। ये कौन सा है, अमीनो एसिड नंबर 1, ये वाला, ठीक है। और ये बीच में बॉन्ड कौन सा बन गया है, ये बीच में बॉन्ड बन गया है पेप्टाइड बॉन्ड, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने वाला एंजाइम, उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। एंजाइम कौन सा है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज enzyme catalyze this reaction, this formation of peptide bond between the first and two second amino acids। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बना है, कौन सी साइड में, ए या पी में, ए साइड के अंदर बना है। अब आप सोचो कि जब ये अनचार्ज हो गया टीआरएनए, इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है। अब अगला इंपॉर्टेंट काम क्या होने वाला है, जैसे एक धागे के ऊपर बहुत सारे मोती हो, और मोती को जब आगे हम खिसकाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लोकेशन बदल दें, तो उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब जैसे ये धागा है और ये मोती है, इस तरीके से आगे की ओर एक कोडॉन आगे सरकेगा। यहाँ से आप समझ लो कि जैसे ये मोती है, मैं इसको आगे सरका रहा हूँ, इस तरीके आगे सरकेगा तो क्या होगा, ये तो आ जाएगा बाहर। देखते हैं डायग्राम में क्या हुआ, मैंने कहा ये जो राइबोसोम है आगे की ओर मूव करेगा, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना, किसका है, ट्रांसलोकेशन ऑफ, तो हमने कहा ट्रांसलोकेशन किसका हो रहा है, राइबोसोम का हो रहा है। ट्रांसलोकेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ये तो याद करने की बात भी नहीं है। 5 से 3rd डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव करेगा, आगे का डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि बोर्ड का किफ़ायती से उपयोग भी हो जाए और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए अब इसने आगे मूव किया, ये AUG बाहर आ जाएगा, CCC इधर आ जाएगा और ये अंदर एंट्री कर जाएगा। डायग्राम में सब समझ में आएगा, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। ये हो गया AUG। AUG के बाद में कोड कौन सा था, CCC। उसके बाद में कोड है अपने पास में बना रखा है GU और G। और जब आपने कहा है, फिर क्या काम हुआ था कि ये वाला जो है CCC, इसके साथ में CC के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है एक अमीनो एसिड नंबर 1, और इस फर्स्ट अमीनो एसिड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है अमीनो एसिड 2, ये है अमीनो एसिड नंबर 2, और यहाँ पर है ये अमीनो एसिड नंबर 1, ये यहाँ पर जुड़े में है। और साथ में आपको क्या बताया मैंने, यहाँ पर क्या होगा, ये आ गया स्मॉल सब यूनिट, और ये यहाँ पर क्या है, इसकी लार्ज सब यूनिट है। इस तरीके से ये इस तरीके से जुड़ गया। हमने कहा ये ट्रांसलोकेशन हुआ, ये आगे गया, ये जैसे मोती की तरह आगे की ओर सरकेगा, ऐसे आगे खिसका तो GUG अंदर आ जाएगा। कहाँ अंदर का मतलब कहाँ, A साइड के अंदर आ जाएगा। GUG जो बाहर था A साइड में, CC कहाँ है अभी, A साइड में, वो कहाँ जाएगा, P साइड में, और AUG कहाँ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो यही तो यहाँ पर काम हो रहा है और कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ इस तरीके से अभी आप देखोगे तो क्या हुआ, A साइड है वो खाली हो गई है, A साइड खाली हो गई है, और ये सारा अपना ट्रांसलेशन का आइटम कहाँ चला गया, P साइड के अंदर, और AUG कहाँ गया, बाहर। तो जब अब इस वाले का काम ही नहीं बचा है, ये तो डिस्चार्ज हो गया था, इसको तो बाहर निकालो, अनयूज्ड है हमारे लिए। तो ये क्या हुआ, डिस्कार्डेड। ये जो TRN है इसको तो हमने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया कि भैया तुम्हारा काम पूरा हो गया है, घर जाओ, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, सीरियल रिपीटेशन ही तो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है एक्टिविटी के अंदर है। अब कोई रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर बताया सारा वही काम अगेन और अगेन रिपीटेशन होगा। अभी बोल के बता देता हूँ। आगे क्या है, GUG है, ये वैलिन के लिए, 3rd अमीनो एसिड के लिए। अगेन एक TRNA आएगा, TRNA आकर के यहाँ पे, अब आगे देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे आराम से। अब यहाँ पे कौन आएगा, 3rd वाला, नेक्स्ट TRNA आएगा और एक और अमीनो एसिड को लेकर के आ जाएगा। इस अमीनो एसिड का नाम हमने क्या रख दिया है, इसको कह दो आप समझाने के लिए अमीनो एसिड नंबर 3rd। कहाँ एंट्री की है, A साइट के अंदर एंट्री की है। बाकी सारी चीज़ें कहाँ पड़ी है, P साइट में पड़ी है।
आगे क्या काम होगा? जो यहाँ पर काम हुआ था। यहाँ क्या काम हुआ था? एमिनो एसिड का ट्रांसफर हुआ था। कहाँ से? पी साइड से एमिनो एसिड का ट्रांसफर हुआ था ए में, और ए में जाने के बाद क्या हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड बना था। किससे बना? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज से। यही काम यहाँ होने वाला है। अगेन क्या होगा? आप देखें, ये दोनों ही एमिनो एसिड जो कि डाई पेप्टाइड बने हुए हैं, ये दोनों ही ट्रांसफर होकर के कहाँ चले जाएंगे? साइड चेंज कर देंगे, पी साइड से ए साइड में एंट्री कर जाएंगे। यहाँ से दोनों के दोनों जाएंगे यहाँ पे, और इसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे। अगला डायग्राम देख लें, इसमें और क्लियर हो जाएगा इन्हीं चीज़ों को। ये हमने कहा यहाँ पर क्या है? थर्ड एंड है, ये हो गया इसका 5 एंड हो गया। बाहर की तरफ मैंने क्या बनाया है? AUG बना दिया था। अब एक बार मैं सीधा डायरेक्ट बना लेता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में भर देंगे ताकि डायग्राम प्रॉपरली बन जाए और आपको इजीली समझ में भी आ जाए। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डायग्राम के बिना आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पर क्या था? CCC, और उसके आगे की तरफ क्या था? यहाँ पर था GU और G। यहाँ पे क्या था? मैंने कहा ये वाला एक नया, यानी कि जो तीसरे नंबर का एमाइनो एसिड है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। एमाइनो एसिड नंबर 3 ये यहाँ जुड़ा हुआ है। और मैंने कहा ये दोनों ट्रांसफ़र करके यहाँ पहुँच गए हैं। दोनों ही ट्रांसफ़र करके कहाँ पहुँच गए? साइड चेंज कर ली है। ये आगे P साइड से A साइड में एंट्री कर गए। जब कर गए तो इस बेचारे tRNA का काम क्या है? ये तो खाली हो गया ना, इन दोनों का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, यहाँ पर ये जुड़ गए। अगेन क्या बना? बार बार बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, रिपीटेशन ऑफ द स्टेप्स। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हुआ? अगेन वही पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये डिस्चार्ज हो गया, काम का नहीं है, इसको रवाना करो यहाँ से। ये तुम्हारा काम नहीं है तो अपने घर जाएं और अपना नेक्स्ट काम, ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा, तो इस tRNA को बाहर की तरफ निकालें। अब आगे कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं चीज़ों को बार बार देखते रहें। मैं सीधा ही टर्मिनेशन के पॉइंट को समझाने वाला हूँ। आगे फिर वही ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम कहाँ होगा? फ्रॉम 5 एंड टू 3rd एंड, इन डायरेक्शन ऑफ द 5 to 3rd एंड। अगेन क्या होगा? आगे जाएगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी कोड आ गया, मान लेते हैं C और G आ गया। क्या होगा? ये जैसे ही मोती की तरह आगे सरकेगा धागे पे, ये आ जाएगा कहाँ पे? बाहर से A साइड में। GUG कहाँ जाएगा? A साइड से P में। CC कहाँ जाएगा? बाहर, जैसे अभी AUG है। ऐसे रिपीटेशन चलता रहेगा अगेन। तो क्या होगा? ये चैन लंबी होती रहेगी। कब तक चलेगा? इस राइबोसोम को समझाएगा कौन कि अब इस काम को रोक दो? इसको समझाने के लिए व्यवस्था है हमारे पास। आपको पहले ही बताया था, एट द एंड ऑफ द mRNA देयर इज UAA, UAG और UGA, 3 काइंड ऑफ टर्मिनेशन कोडॉन। यहाँ पे क्या होते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन होंगे, UAA, UAG और UGA। जब तक राइबोसोम इनके पास में नहीं पहुंचेगा तब तक ये अपना काम करता रहेगा। जैसे ही राइबोसोम कहाँ पहुंच गया? टर्मिनेशन कोडॉन पर पहुंच गया। जब टर्मिनेशन कोडॉन पर पहुंचेगा तो ये सारा प्रोसीजर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आगे की ओर ट्रांसलेशन का काम है वह नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से चलता है। तो पेप्टिडाइल जो अपने ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बॉन्ड बनाने के अंदर काम आता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक्चुअल में ये एंजाइम क्या है? ये राइबोसोम में पाए जाने वाला rRNA है, जिसको हम बोलते हैं 23rd srRNA, है ना। ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसके बारे में आप कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ये वास्तव में क्या है? एक राइबोजाइम है। ये जो एंजाइम है ये वास्तव में क्या है? राइबोजाइम है। राइबोजाइम का मतलब क्या होता है? द राइबोन्यूक्लिक एसिड विच फंक्शंस लाइक द एंजाइम। वो आरएनए मॉलिक्यूल जो एंजाइम के समान कार्य करता है उसको हम राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अपने ये कहते हैं 23rd srRNA, 23rd
rRNA प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में कौन सा 28 rRNA है, वो किसका काम करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम करता है। तो अगर पूछ ले कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की केमिस्ट्री क्या है, तो हम कहेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, उसकी केमिस्ट्री क्या है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक राइबोसोमल आरएनए है। प्रोकैरियोट में कौन सा होता है वो 23 srRNA होता है, और यूकैरियोट्स में 28 rRNA होता है। चलिए अब अपने यहाँ पे बात करते हैं इसके टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन में क्या होगा, जैसे ये असेंबली कहाँ पर पहुँच जाएगी, टर्मिनेशन कोडोन पे, यानी टर्मिनेशन कोडोन कहाँ एंट्री कर जाएगा, जब यहाँ पे इसमें ए साइट में एक डायग्राम बनाते हैं टर्मिनेशन का, उसके बाद में हम इसके कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। द थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस इज द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन विच स्टॉप और द टर्मिनेट दिस ऑल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये यहाँ पर हमने कहा ये क्या था, 5 एंड था, यहाँ पर था 3rd एंड, और यहाँ पर मैंने कहा स्टॉप कोडॉन है, ये वाले क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, स्टॉप कोडॉन है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ UAA, UAG और UGA ये स्टॉप कोडॉन है, और ये पूरी असेंबली यहाँ पहुँच गई है। कहाँ पे पहुँच गई है, स्टॉप कोडॉन के पास में ये राइबोसोम इस तरीके से पहुँच चुका है, इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गया। स्टॉप कोडॉन UAA, UAG एंड UGA एंटर्स इनटू द ए साइट ऑफ दिस राइबोसोम, और हियर इस साइट पे क्या पड़ा हुआ है, चूंकि काम चल रहा था और वेरियस काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स यहाँ पर हमें जोड़ दिए गए थे, इस तरीके से ये जोड़ दिए थे, और लगातार मैं ऐसे ही बना देता हूँ डायरेक्ट, ऐसे चैन बनती रही और बनती रही। ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चैन, न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चैन बन गई। ठीक है, जब राइबोसोम ट्रांसलोकेशन करता हुआ खिसकता कहाँ पहुंच गया, स्टॉप कोडॉन के पास में पहुंच गया है। स्टॉप कोडॉन का नाम अभी हमने बताया था, कौन कौन से हैं, UAA है, UAG है या UGA है। ये जो स्टॉप कोडॉन के पास जब पहुंच जाता है तो ये सारी असेंबली फ्री हो जाती है, राइबोसोम अलग हो गए, दोनों सब यूनिट अलग हो गई, और पॉलीपेप्टाइड चेन टूट गई, वो भी अलग हो गई, mRNA वो भी अपने अलग हो गया। और इस सारे काम में हेल्प करने के लिए 3 फैक्टर्स काम आते हैं, जिन्हें बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रिलीजिंग फैक्टर। इस सारे प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं 3 फैक्टर है, जिसको बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट, रिलीजिंग फैक्टर सेकेंड और रिलीजिंग फैक्टर थर्ड। ये 3 रिलीजिंग फैक्टर है, हेल्प करते हैं द डिसोसिएशन ऑफ दिस असेंबली। UAA और UAG का रिकॉग्निशन ये करता है, रिकॉग्निशन, ठीक है ना, किसका, UAA और UAG, ये 3 कोडॉन UAA और UAG, ये 2 कोडॉन है, इनका रिकॉग्निशन करता है फैक्टर ये वाला फर्स्ट। सेकंड का करता है UAA UGA, ये वाला किसका करता है, UAA और UGA। इन दोनों जो टर्मिनेशन कोडॉन है इसकी पहचान करने का काम करता है RF सेकंड करता है, और ये जो RF थर्ड है ये क्या करेगा, ये कर देगा डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट्स। ये जो सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है, ये दोनों अलग हो गए तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से कहने की बात है, ये क्या होगा, आपके ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन के लिए सिंगल ही फैक्टर होता है। ये तो प्रोकैरियोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब अपने बात करेंगे किसकी, यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन के लिए केवल एक ही फैक्टर काम आता है, जिसे बोलते हैं ERF। ERF क्या है, रिलीजिंग फैक्टर है, इसको रिलीजिंग फैक्टर इन द यूकैरियोट्स, इसलिए इसका नाम ERF रखा गया है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इसको आप ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। तो अभी तक मैं बता दूं,
रेप्लिकेशन हम समझ चुके हैं, रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन वो हम समझ चुके हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी हो गया है, और अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी चैप्टर के अंदर। लैक ऑफ एरॉन है, जीन रेगुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये जितने भी जो वीडियोज़ है इनके साथ में ही मैं एक लिंक दे रहा हूँ जो कि गूगल ड्राइव का है, और उसमें आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के जो नोट्स हैं PDF फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी चैप्टर से रिलेटेड नियर अबाउट 250 to 280 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसकी एक PDF है, वो भी मैंने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दी है। तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जब सारे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन उसमें आसान रहेगी। और उसके अलावा नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेपरेट PDF फॉर्मेट में है। तो आप तो डायरेक्ट उसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें और पढ़ें। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये लिखने के अंदर अभी आपको टाइम वेस्टेज नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम बड़ा प्रीशियस होता है। और किसी तरह की और क्वेरी क्या होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं और उसमें आपको क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। और उसके अलावा इसी चैनल में कुछ आपको क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस है उसको क्विज दे रखी है, और आपकी हेल्प करने के लिए 3 और सेपरेट वीडियो बनाई गई है इस चैप्टर के बाद में, जिसमें NCERT के हर चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं अनसोल्ड है उनको सोल्ड प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ में उसको समझाया गया है। एक ऐसी वीडियो है जिसमें जितने भी इस चैप्टर के बीच में से जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आंसर वाइज पूरा सिस्टमेटिक PDF है, तो वो भी आप वीडियो फॉर्मेट के अंदर आप देख पाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।